हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस 10 मिनट की सीरीज जिसमें हम जेआईबी के पीपीबी पेपर में कवर कर रहे हैं करंट अकाउंट जब खोले जाते हैं तो उसमें मॉनिटरिंग और गाइडलाइंस के कुछ अलग एस्पेक्ट होते हैं। वो हमने लास्ट क्लास में करंट अकाउंट ओपनिंग के बहुत सारे रूल्स क्लियर किए थे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहली बात, जो करंट अकाउंट के मॉनिटरिंग और गाइडलाइंस है उसमें कुछ खास बात होती है। जैसे हमें सबसे पहले क्रेडिट डिसिप्लिन को जो है मेंटेन करना, इंश्योर करना है। क्यों? कुछ लोग क्या करते हैं कि लोन कहीं से ले लेते हैं और करंट अकाउंट कहीं चलाते हैं, उसमें दिक्कत होती है। और साथ साथ में ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि साइफनिंग और डाइवर्जन ऑफ फंड, यानी कि पैसा जिस पर्पज के लिए लिया जाए उस पर्पज के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। लोन लिया जाए और उस पर्पज के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। इनेबल बैंक्स टू टेक अर्ली रेमेडियल मेजर, और बैंक जल्दी से कोई इसमें स्टेप अगर उठाना हो तो उसमें स्टेप उठा पाए। इसलिए ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं इस बात के कि ये रूलिंग क्यों आई है। कलेक्शन अकाउंट चार्जेस, तो हमने जैसे लास्ट क्लास में देखा था कि जो है करंट अकाउंट कलेक्शन पर्पज के लिए खोला जाता है। बैंक्स मेंटेनिंग कलेक्शन अकाउंट में डेबिट फी और चार्ज। क्यों? क्योंकि अगर जब वो कलेक्शन अकाउंट खोल रहा है तो बैंक अपने चार्जेस वहां ले सकता है उस, और ये उसको उसका फंड वहां जो एस्क्रो अकाउंट है या सीसी अकाउंट जहां ट्रांसफर होना था उससे पहले अपने चार्जेस काट लेगा। एक बात आती है कि इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाए। तो इसकी मॉनिटरिंग हाफ ईयरली बेसिस पे की जाती है, कम से कम। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और मॉनिटर क्या करना है कि उसका बैंकिंग सिस्टम से टोटल एक्सपोजर कितना है, क्योंकि हमने देखा था 5 करोड़, 5 से 50 करोड़, 50 से ज़्यादा करोड़। बैंक शेयर इन एक्सपोजर, और उस एक्सपोजर में बैंक का कितना शेयर है। इफ एक्सपोजर चेंजेस रिक्वायरमेंट, न्यू अरेंजमेंट मस्ट इम्प्लीमेंट विद इन 3 मंथ। यानी अगर उसका एक्सपोजर चेंज होता है और नया प्रोसेस आपको करना है, जैसे उसमें जो कैटेगराइज है, तो आपको वो इम्प्लीमेंट कर देना है 3 महीने के अंदर अंदर। टर्म लोन से आप ड्रॉल यानी कि पैसा कैसे निकालेंगे। शुड बी पेड डायरेक्टली टू सप्लायर, यानी डायरेक्ट उसके पे या सप्लायर को पैसा देंगे। ठीक है, वेयर आइडेंटिफाइबल, जहाँ उसका मतलब बिल वगैरह है। और कई बार क्या आइडेंटिफाइबल नहीं, कुछ ऐसे खर्चे। फंड में बी राउटेड थ्रू द सीसीओडी अकाउंट। कहाँ से? सीसीओडी अकाउंट से डेबिट होके जाना चाहिए। अवॉइड रूटिंग थ्रू द करंट अकाउंट अननेसेसरी, यानी कि वो लोन वाले अकाउंटों से रूट हो, करंट अकाउंट से रूट ना हो। अगली बात करते हैं रूटिंग ऑफ डे टू डे एक्सपेंसेस। अब डेली एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो इसके लिए भी उसने बोला हुआ है कि कोशिश करनी है कि सर सीसीओडी अकाउंट अगर अवेलेबल नहीं है तब आप करंट अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपोजर, कैसे आप इसको कंप्यूट करेंगे, क्या क्या इंक्लूड होता है। उसने जो भी फंड बेस्ड लिमिट ली है, नॉन फंड बेस्ड लिमिट ली है, कोई डे लाइट की ओवरड्राफ्ट लिमिट ले रखी है, इंट्राडे फैसिलिटी ले रखी है, इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स हैं उसके, और फॉरेक्स और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव लिमिट है, और कमर्शियल। इन सब को ऐड करके ही उसका एक्सपोजर डिसाइड किया जाता है, जो हमने 5 करोड़ या 550 के आसपास जो भी हमारे तीन कैटेगरी थी वो देखा था। ठीक है। बोरोइंग इन फर्म्स नेम बिजनेस पर्पज के लिए ली जाएगी अगर हमारी वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो। बोरोइंग इन प्रोप्राइटर्स नेम पर्सनल पर्पज से ली जाएगी अगर पर्सनल पर्पज के है तो प्रोप्राइटर के नेम से, और बिजनेस पर्पज है तो फर्म के नाम से ली जाएगी। और इन सबको टुगेदर काउंट करना है, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि प्रोप्राइटर और उसकी फर्म और ट्रांजेक्शन एक ही कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पशंस की। सर्टेन अकाउंट्स आर एग्जम्प्टेड ड्यू टू स्टेट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो पहले से ही जिसको कानून वगैरह में कुछ छूट वगैरह दी है तो उनके लिए एग्जाम्पशंस अवेलेबल है। रेस्ट्रिक्शंस डू नॉट अप्लाई टू, किन मामलों में ये रेस्ट्रिक्शंस अवेलेबल नहीं है। पहला, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अकाउंट जो होते हैं उनमें ये रेस्ट्रिक्शंस जो है अप्लाइड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी पैसा आता है वो पैसा लोन का ना होकर के कई तरह का आता। तो अंडर 421D ऑफ रेरा 2016 का जो एक्ट आया था उसके अंतर्गत 70% ऑफ द बोरो बायर एडवांस मस्ट बी मेंटेन, यानी कि उसमें जो भी पैसा आता है, आपको पता है कि रेरा जब से आया है तब से जो बिल्डर्स के लिए बहुत सख्ताई करी गई है। तो बायर्स का जो एडवांस लेते हैं 70% ऑफ द बायर एडवांस मस्ट बी मेंटेन, मतलब वो रखना पड़ेगा। ठीक है। नोडल एस्क्रो अकाउंट ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर पीपीआई इशू, तो हमें पेमेंट एग्रीगेटर की तरह पीपीआई इशू की तरह जो नोडल एस्क्रो अकाउंट रखने पड़ते हैं।
परमिटेड अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। अकाउंट्स फॉर सेटलमेंट ऑफ डेबिट, एटीएम, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, यानी इनके लिए भी अकाउंट रखते हैं तो वो भी इससे स्किप रहेंगे, मतलब उस प्रोविजन में नहीं आएंगे। कोई फेमा के अंतर्गत अकाउंट खुले हुए हैं या आईपीओ एनएफओ के लिए जो अकाउंट खोलते हैं वो, यानी इनमें एक्सपोजर लिमिट लागू नहीं होगी। टैक्स ड्यूटी, स्टेटरी ड्यूज के लिए अकाउंट खोले हुए हैं, अकाउंट वाइट लेवल एटीएम ऑपरेशन के लिए खोले हुए हैं, या सीआईटी कंपनीज करा के सीआरए के लिए निकाले, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के लिए। बैंकों को इंश्योर क्या करना है? यूज ओनली स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस, फ्लैग फॉर मॉनिटरिंग, लेंडर्स में एंटर मॉनिटरिंग एग्रीमेंट। कैटेगरी टू में आते हैं प्रोजेक्ट बेस, कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनके भी अकाउंट खोले आते हैं। बैंक में ओपन करंट अकाउंट फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कंडीशन, लेकिन उसकी सीसीओडी फैसिलिटी उस प्रोजेक्ट की नहीं चल रही होनी चाहिए। मस्ट बी क्लोज आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा हो तो अकाउंट बंद हो जाना चाहिए। दोस्तों, पिछले 30 साल में 10 लाख से ज़्यादा बैंक ने हमारे वीडियो पीडीएफ की मदद से अपना जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम क्वालिफाई किया है। इन सब डिटेल्स जानकारी हमारे कोर्सेज की NSToolSchoolOfBanking.com पर और मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल सकती है। दोस्तों, जो अभी हमने ये क्लैरिफाई किया उसके बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मॉनिटर एक्सपोजर टू द बोरोवर एटलीस्ट, तो हमने पढ़ा था कि ये जो है मॉनिटर करना है उसका एक्सपोजर कब, कम से कम हाफ ईयरली बेसिस पे करना है। ठीक है। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपोजर अंडर आरबीआई नॉर्म्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड? किस चीज के एक्सपोजर को कंप्यूट करना है? क्या ओनली फंड बेस्ड करना है, ओनली टर्म लोन करना है, या फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड इंक्लूडिंग इंट्राडे लिमिट करनी है, या ओनली वर्किंग डे? तो देखो, जहां जहां ओनली लगा वो तो नहीं है, लेकिन ये वाला फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज इंक्लूडिंग इंट्राडे लिमिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू टर्म लोन ड्रॉल्स, टर्म लोन फंड्स मस्ट ऑलवेज बी रूटेड थ्रू करंट अकाउंट, डायरेक्ट पेमेंट टू सप्लायर्स इज नॉट परमिटेड, पहला पॉइंट है। दूसरा, term loan draws should be preferably paid directly to the supplier if destination is not identified। फंड में भी अगर नहीं आइडेंटिफाइबल है तो आप सीसीओडी के थ्रू रूट करेंगे। टर्म लोन मस्ट बी क्रिएटेड ओनली टू द escrow account, रूटिंग थ्रू सीसी इज प्रोहिबिटेड। टर्म लोन में बी क्रिएटेड टू एनी थर्ड पार्टी अकाउंट, मॉनिटरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हमने देखा था, अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो सीसीओडी से, अदरवाइज उनके अकाउंट्स जो होने चाहिए वो डायरेक्टली सप्लायर को पेमेंट करके होने चाहिए। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। रिगार्डिंग अकाउंट एग्जेम्प्टेड अंडर द न्यू रिजाइम, तो कौन कौन से अकाउंट जो है नए रिजाइम में एग्जेम्प्टेड किए गए हैं? अकाउंट मेंटेन बाय स्टेटस लाइक रेरा, सच अकाउंट मस्ट बी यूज ओनली फॉर स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस एंड फ्लैग फॉर मॉनिटरिंग, पहला पॉइंट है। दूसरा, ऑल करंट अकाउंट बोरोवर आर एग्जाम, बिल्कुल नहीं है। टैक्स पेमेंट अकाउंट आर प्रोहिबिटेड, मॉनिटरिंग एग्रीमेंट नॉट अलाउड, ये बिल्कुल नहीं है। प्रोजेक्ट अकाउंट आर परमानेंटली अलाउड विदाउट क्लोजर ऑफ ना, बिल्कुल नहीं है। कि जब आप सीसी जो फैसिलिटी होंगी वो उससे लिंक होनी चाहिए। तो इसमें पहला ऑप्शन ही करेक्ट है कि रेरा एग्जेम्प्टेड है और स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन होंगे लेकिन उनकी मॉनिटरिंग को फ्लैग्ड ऑफ किया जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग, तो ये कॉम्बिनेशन वाला बेस क्वेश्चन है यहाँ पर। In case of proprietorship firm, business and personal borrowing are counted together। तो हमने देखा था दोस्तों कि proprietorship में business personal की borrowing को together count किया जाता है। Collection accounts, banks में debit charges before transferring funds, तो ये हमने देखा था कि वो अपने खर्चे ले सकता है बैंक। एक्सपोजर एक्सक्लूड्स डेरिवेटिव नहीं, डेरिवेटिव लिमिट भी एक्सपोजर में इंक्लूड होती है, यहाँ लिखा है एक्सक्लूड, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। चेंजेज इन एक्सपोजर रिक्वायरिंग न्यू अरेंजमेंट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड विद इन 3 डेज, तो हमने देखा था कोई भी अगर नए अरेंजमेंट हो रहे हैं तो उसको विद इन 3 डेज क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। विद रेफरेंस टू द प्रोजेक्ट बेस्ड करंट अकाउंट कंसीडर द फॉलोइंग, तो प्रोजेक्ट बेस्ड करंट अकाउंट के बारे में बात हो रही है। बैंक में ओपन सच अकाउंट मॉनिटरिंग कैश फ्लो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, बिल्कुल ठीक है। बोरो मस्ट नॉट हैव सीसीओ, बिल्कुल। हमने देखा था प्रोजेक्ट वाले में करंट अकाउंट के लिए उसकी सीसीओडी फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए।
सच अकाउंट विल रिमेन ऑपरेटिव इवन आफ्टर प्रोजेक्ट, बिल्कुल नहीं, जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा होता है तो खाता बंद हो जाएगा। दीज अकाउंट फॉल अंडर द स्पेसिफिक एग्जाम्पशन कैटेगरी, तो ये बिल्कुल एक स्पेसिफिक एग्जाम्पशन कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, यानी फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। अच्छा एक बार ये सेकेंड वाला गलत, बोरोवर मस्ट हैव सीसीओडी फैसिलिटी फॉर द प्रोजेक्ट। मस्ट मस्ट नॉट हैव लिखा हुआ, सॉरी, यहाँ क्या लिखा? बोरोवर मस्ट नॉट हैव लिखा हुआ, तो वो जरूरी नहीं है कि उसके पास नहीं हो भी सकती है, वो नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। दोस्तों ये लेक्चर आपने देखा करेंट अकाउंट के वेरियस एस्पेक्ट के बारे में। अगर आपको सेशन सही लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक को शेयर कीजिएगा, थम बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप सब लोग लेक्चर देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और यूजफुल लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।